अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम भी कर रहे होंगे और ये लास्ट चैप्टर आपको इतना मुश्किल भी नहीं लगा होगा और जो अपना लर्निंग वर्क है काइंडली उसे साथ साथ कंप्लीट करते रहें ताकि हमें बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो हमारे पास टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है। ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना बल्कि टाइम से फ़ायदा उठाते हुए आपने अपने काम को साथ साथ करते रहना है। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है वो है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात और तदरीसी मकासद में हम जो आज पॉइंट डिस्कस करेंगे वो एक तो होगा पॉइंट नंबर 3 यानी कि मसले कश्मीर के इर्तिका की वजाहत कर सकेंगे। ठीक है, और जो ये जो 4 पॉइंट है अगर हम अपनी बुक के अंदर की तरतीब देखें तो ये पॉइंट बाद में आता है। तो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 हम आज डिस्कस करेंगे। 5 है पाकिस्तान की इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात पर बहस कर सकेंगे। ठीक है, आज हमारे 2 पॉइंट है, एक है मसला कश्मीर की इर्तिका और सेकंड हमारा पॉइंट है पाकिस्तान की इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक से ताल्लुकात कैसे हैं। ठीक है, और ये दोनों जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नंबर 3 जो है मसला कश्मीर के इर्तिका की वजाहत, ये हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 और जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत डिटेल में अच्छे से हमने पढ़ना है, याद करना है और ये काम हम आज ही अपना फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, ओके इंशाल्लाह। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है मसला कश्मीर की इब्तिदा और इर्तिका। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बरसीर में पाकिस्तान और भारत इंडिया एक साथ रहते थे और दोनों ममालिक अलहदा हो गए, लेकिन हमारे दरमियान एक खलीज आज भी हाइल है जो कश्मीर की वजह से है। हम अपने ताल्लुकात को जितना भी बेहतरी की तरफ ले जाएं, लेकिन जैसे ही कश्मीर का मसला दरमियान में आता है हमारे आपसी ताल्लुकात हमेशा ख़राब हो जाते हैं। और बरतानवी जो थे वो हम दोनों ममालिक के दरमियान ये एक बहुत बड़ी खलीज हाइल करके गए हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कभी भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम ना हो सके। और अगर देखा जाए तो बरतानवी जो थे उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की तकसीम भी ऐसे की थी कि जो कश्मीर है असल में वो इंडिया का इलाका नहीं बन सकता था, जैसा कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था और 9th में भी पढ़ा हमने कि गुरदासपुर का एक इलाका था जो कि मुसलमानों का इलाका था। उसको भारत के हवाले इसलिए किया गया था कि सिर्फ वही एक इलाका था जिसके रास्ते उनकी कश्मीर तक रसाई मुमकिन थी। अगर वो इलाका मुसलमानों को मिल जाता, पाकिस्तान को मिल जाता तो कश्मीर तक भारत की रसाई मुमकिन ही नहीं थी। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर शुरू से ही तनाज़ा रहा है और कश्मीर में 80% जो आवाम है वो मुसलमानों की है और वहाँ का जो राजा था यानी कि कश्मीर का जो राजा था वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। ठीक है, इस वजह से वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था और उसने ये फ़ैसला नहीं किया कि जो कश्मीर उसका इलाका है वो पाकिस्तानी के मुसलमानों के सुपुर्द कर दे। हालांकि उस टाइम भी ये फ़ैसला हुआ था कि जो रियासतें हैं उनके राजा महाराजा जो भी थे वो खुद फ़ैसला करेंगे, उनको चलाने वाले, कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे या भारत में, लेकिन वहाँ की आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला होगा। लेकिन यहाँ पर आवाम तो 80% मुसलमानों की थी लेकिन राजा हिंदू था। उसने फ़ैसला कर लिया कि भारत के साथ शामिल होंगे, लेकिन वहाँ की आवाम इस बात पर राज़ी नहीं थी। इस तरह वहाँ के राजा ने भारतीय फ़ौजियों को कश्मीर तक रसाई दे दी और वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने अलम जहाद बुलंद कर दिया, यानी कि अलम यहाँ पे इलम नहीं है, ये अलम है, यानी कि झंडा, जहाद का झंडा बुलंद किया और इस तरह 1/3 हिस्से को भारत के फ़ौजियों ने आज़ाद करा लिया, भारत के फ़ौजियों से आज़ाद करा लिया, जिसको अब हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। ठीक है, 1/3 हिस्सा आज़ाद हो चुका है जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो मुसलमानों के पास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में। जब भारतीय फ़ौजें जो हैं वो कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्ज़े से इलाका छीनने में नाकाम हो गई तो उन्होंने मुसलमानों पर कुछ इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि चूँकि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है
तो पाकिस्तान ने भारत कश्मीर में अपनी फ़ौजें भेजी हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कश्मीर पर नहीं बल्कि भारत पर हमला किया है। और इस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर की भारत के साथ अलहा की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया और सलामती कौंसिल को हकीकत हाल से आगाह करते हुए ज़ोर दिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल के फ़ैसले का हक़ उसके हिंदू राजा को नहीं बल्कि वहाँ की आवाम को मिलना चाहिए। और सलामती कौंसिल ने एक करारदाद के ज़रिए कश्मीर में जंगबंदी की अपील की और 1949 में जंगबंदी अमल में आई। ठीक है, यहाँ पर वही बात दोबारा जो मैंने आपको पहले बताई थी वो दोहराई गई है। एक दफ़ा मैं उसको रिपीट कर देती हूँ कि भारतीय फ़ौजें जो हैं वो कश्मीरी मुजाहिदीन से कब्ज़ा छीनने में नाकाम हो गई, तो उन्होंने मज़ीद नाकामी से बचने के लिए इस मसले को सलामती कौंसिल में ले गए। उन्होंने ये दावा किया कि जो पाकिस्तान है उन्होंने कश्मीर पर जो हमला किया है वो असल में भारत पर हमला है, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया और सलामती कौंसिल में बताया कि वहाँ की आवाम चूँकि ज़्यादा मुसलमान है, इसलिए वहाँ उस कश्मीर का जो फ़ैसला है वो वहाँ के राजा को नहीं बल्कि वहाँ की आवाम को करना चाहिए। इस तरह सलामती कौंसिल करारदाद के ज़रिए कश्मीर में जंगबंदी की अपील की और 1 जनवरी 1949 में जंगबंदी अमल में आई, यानी कि जंग रोक दी गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला। अब यहाँ पर जो मुसलमानों ने बात की थी कि वहाँ की मुस्तकबिल का फ़ैसला कौन करेगा, यहाँ पर इसकी तफसील बताई गई है। सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला रियासत की आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी से इस्तिफ़ाए राय कराया जाएगा, यानी कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। सलामती कौंसिल की इस करारदाद को पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर कर लिया और जंगबंद हो गई। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी लाइन की निगरानी के लिए अपने मुबस्सिर मुकर्रर कर दिए, यानी कि अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोबारा मैं बता देती हूँ इसको अपनी वर्डिंग में कि जब पाकिस्तान ने कहा कि वहाँ की आवाम की मर्ज़ी से फ़ैसला होना चाहिए ना कि राजा की मर्ज़ी से, तो इस बात को सलामती कौंसिल ने मंजूर किया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ पर इस्तिफ़ाए राय यानी कि इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन करवाने के लिए जंग बंद कर दी गई और जंग बंदी लाइन की निगरानी के लिए उन्होंने अपने नुमाइंदे भी मुकर्रर किए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फिर क्या हुआ। भारत की टाल मटोल की पॉलिसी इन इब्तदाई मसाइल के तय हो जाने के बाद तवक्को की जा रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़ेर निगरानी कश्मीर में इस्तिफ़ाए राय का बंदोबस्त करेगा, यानी कि इलेक्शन करवाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिमत कुछ कोशिशें भी की, लेकिन भारत इस मामले में शुरू ही से पुरखलूस ना था। इसलिए कश्मीर में आज़ादा ना इस इस्तिफ़ाए राय की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। भारत को इल्म था कि कश्मीर की अवाम पाकिस्तान ही के हक़ में वोट देंगे, लिहाजा उसने टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की और वहाँ कसीर तादाद में फ़ौज मुतय्यन कर दी। इस सूरत हाल के बाद भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देते हुए, यानी कि वो कभी भी इसको अपना हित अलग नहीं कर सकते, इस इस्तिफ़ाए राय से साफ इनकार कर दिया। इस तरह से कश्मीर अभी तक हल तलब है, यानी कि इसके हल जो है वो सिर्फ़ इस बात में है कि वहाँ की आवाम जो है वो फ़ैसला करेगी कि असल में उसने किसके साथ अलहाक करना है। और भारत ये जानता है कि अगर वहाँ पे इलेक्शन करवाए गए तो वहाँ की आवाम पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देगी। इस वजह से ये मसला अभी तक हल तलब है, उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत उसे टाल मटोल की पॉलिसी अपनाए हुए है। उसको वो जानता है कि अगर इसे इस्तिफ़ाए राय हुआ तो उसके हक़ में फ़ैसला नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पाकिस्तान की इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हम देखेंगे और पाकिस्तान और तुर्की के साथ ताल्लुकात को हम देखेंगे। अब हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे एक दफ़ा कि इस तंजीम की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम इंग्लिश में से कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और नीचे इसकी एक पिक्चर है। जब इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जितने नुमाइंदे शरीक थे उनकी ये ग्रुप फ़ोटो है। पाकिस्तान शुरू से ही इस्लामी ममालिक और मुसलमानों की इत्तेहाद का ख्वाह है। उसने हमेशा हम आहंगी और ताउन के लिए साजगार माहौल बनाने में अहम किरदार अदा किया है, यानी कि पॉजिटिव माहौल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमानों के हक़ में उठने वाली तहरीकों का साथ दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मौक़िफ़ की खुलकर बात की है। 1969 में मस्जिद अक़सा में आग लगाने के वाक़े के बाद दुनिया भर के मुसलमान
मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे मराकश के शहर रबात में इकट्ठे हुए। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मुस्तकिल अदारे की तश्कील की तजवीज़ पेश की, जिसकी तमाम इस्लामी ममालिक ने हमायत की और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का क़याम अमल में आया। इसका सदर दफ्तर जद्दा में है और इस्लामी कॉन्फ्रेंस का मंशूर तरतीब देने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है, अपनी वर्डिंग में मैं बता रही हूँ आपको कि पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ के लिए उसकी ख्वाहिश रही है कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ ताउन में रहें, हम आहंग रहें और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव माहौल फ्राहम करें कि हम एक दूसरे के मसाइल को देख सकें, उस पर बात कर सकें, बहस कर सकें और उसका हल तलाश कर सकें। इस तरह 1969 में जब मस्जिद अक्सा में आग लगी थी तो तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए थे मराकश के शहर रबात में। ठीक है, और वहाँ पर पाकिस्तान ने कहा था कि जिस तरह बाकी तंजीम बनी हुई हैं, बाकी ममालिक की तंजीम है, इस तरह इस्लामी ममालिक की तंजीम होनी चाहिए और एक मुस्तकिल अदारा होना चाहिए। उसका नाम उन्होंने बताया था कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम रखा जाए और इसका जो सदर दफ्तर है वो जद्दा में बनाया गया और तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने उसके बारे में पॉजिटिव राय दी कि वो भी इस चीज़ को चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए। झैल में चंद इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र किया जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये सऊदी अरब का फ्लैग है, ये उनका कंट्री एम्बलम है और कैपिटल सिटी रियाद है इनका, और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है और ये रियाद की पिक्चर है उसके सिटी की। जी, अब हम ताल्लुकात इसके देख लेंगे पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात भाईचारे की मजबूत बुनियादों पर कायम है। उसका एक जो लॉजिक है या एक जो सबसे बड़ी हमारे लिए वजह है इनके साथ अच्छे ताल्लुकात की, वो ये है कि हमारे मुक़द्दस मकामात इस कंट्री में हैं और हर साल हज़ारों मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए और फ़रीज़ा उम्रा अदा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और दोनों ममालिक की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो आलमी इस्लाम के असूलों को बहुत अहमियत हासिल है। और क्या मैं पाकिस्तान से पहले सऊदी अरब ने तहरीक पाकिस्तान की हमायत की और क्या मैं पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। ठीक है, अब दोबारा मैं अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छी हैं और बाहमी भाईचारे की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। और इसका एक सबब ये भी है कि हर साल हज़ारों पाकिस्तानी फ़रीज़ा हज और उम्रा अदा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। इस वजह से हमें उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कायम रखने पड़ते हैं, वरना हम ये फ़रीज़ा अदा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है दफ़ाई मैदान में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ फ़नी ताउन किया और सऊदी अरब की फ़ौज को जदीद खतूत मुनज़्ज़म करने के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। ठीक है, ये वो पहले बात हो रही है जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए काम किया, यानी कि सऊदी अरब की फ़ौज को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म करने के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। और शाह फैसल ने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए खतीर रकम फ्राहम की है। ठीक है, ये दोनों का बता दिया गया है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या काम किया है। नंबर 3, 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की और मौशी अमदाद भी फ्राहम की। ठीक है, हमारा 4th पॉइंट है मसला कश्मीर पर सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान का साथ दिया और दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस 1974 के इनेकाद के सिलसिले में शाह फैसल ने पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत भी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5, अफ़गानिस्तान की मसला पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। 1991 के मशरक़ी वस्ता की इंतशार में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत की थी और सऊदी अरब की मुक़द्दस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के दस्ते भी भेजे गए थे। ठीक है, नंबर 4 में उन्होंने क्या बताया है, दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरपूर मुआवनत की थी। सेकंड बताया उन्होंने कि सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमेशा हमायत की है। 1991 में जो मशरिक़ी वस्ता का इंतशार हुआ था उसमें ना सिर्फ मौक़िफ़ की हमायत की थी बल्कि सऊदी अरब की मदद के लिए उन्होंने फ़ौजी दस्ते भी भेजे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबर 6, 1998 में पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन रियाज में कायम किया गया, जिसके पाकिस्तान में 155 मनसूबों पर काम करना शुरू कर दिया और उसकी तकमील के मौशी अमदाद फराहम मुहैया की। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और नंबर 7 है 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया।
इस दौरे में सऊदी हुकूमत से पाकिस्तान को उधार पर तेल की फ्राहमी समेत कई मुआहदात पर दस्तखत हुए। बस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा करीबी ताल्लुकात मौजूद हैं, जिसकी बिना पर एक दूसरे पर एतमाद की फ़िज़ा कायम है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की मजबूत दोस्ती को वक्त ने भी साबित किया है। ठीक है, इसमें अब ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको हमने ज़्यादा हम डिटेल में उसको डिस्कस करते। दोबारा एक दफ़ा हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह ये भी है कि हर साल हज़ारों पाकिस्तानी फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए उस मुल्क में जाते हैं। सेकंड में दोनों ने जो एक दूसरे के साथ ताउन किया है वो बताया गया है। फ़र्स्ट में पाकिस्तान ने फ़नी ताउन दिया है और सऊदी अरब की फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तवार किया है। और शाह फैसल ने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तमीर पर खतीर रकम फ्राहम की है। नंबर 3, जब 1965 में कतर की जंग हुई थी तो उस टाइम सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की थी। नंबर जो 4 पॉइंट है हमारा, उसमें 1974 में जब दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई तो पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत की थी उन्होंने। नंबर 5 में मशरिक़ी वस्ता के इंतशार में सऊदी अरब के मौक़िफ़ की पाकिस्तान ने न सिर्फ हमायत की थी बल्कि सऊदी अरब की मुक़द्दस ज़मीन की हिफाजत के लिए उन्हें फौरी दस्ते भी भेजे थे। नंबर 6, 1998 में पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन रियाज में कायम किया गया था और उसमें 155 मनसूबों पर काम करना शुरू किया और उस पर मौशी इमदाद भी मुहैया की। और 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया था और वहाँ पर उन्होंने कई मुआहदात पर दस्तखत भी किए थे और दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दो तरफ़ा करीबी ताल्लुकात हैं और बहुत मजबूत रहे हैं और इनकी मजबूत दोस्ती को वक्त ने भी साबित किया है। ठीक है, हमारा ये जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं वो एंड होते हैं और अब हम देखेंगे पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात। ये तुर्की का फ्लैग है और तुर्की का जो कैपिटल सिटी है वो अंकारा है और लार्जेस्ट सिटी जो है वो इस्तांबुल है। ये अंकारा की पिक्चर है, बहुत खूबसूरत पिक्चर है और ये इस्तांबुल की पिक्चर है और बहुत खूबसूरत लगी मुझे। ये अंकारा से भी ज़्यादा खूबसूरत ये पिक्चर लगी है इनकी और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं ताकि कभी हम इस पिक्चर को देखें तो हमें पता हो कि ये तुर्की की है, ये अंकारा उसका कैपिटल सिटी है और ये लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल सिटी है। बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सिटीज़ हैं ये इनके। पाकिस्तान और तुर्की, क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद तुर्की ने पाकिस्तान को तस्लीम किया और मसले कश्मीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत भी की। नंबर 2, 1965 की पाक भारत जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को असला और जंगी साजो सामान दिया। 1966 में जब तुर्क सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए तो पाकिस्तान ने जंग में मदद करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर उन्होंने कहा बताया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को बहुत जल्दी तकसीम किया था, फ़ौरन बाद तस्लीम किया था। नंबर 2 में 1965 में जब जंग हुई थी तो उन्होंने असला भी दिया, साजो सामान भी दिया था जंग का। और 1966 में जब तुर्क सदर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इस जंग में मदद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया था। नंबर 3, अब हम देखेंगे कि इन्होंने एक दूसरे के साथ जब इन्होंने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं तो कुछ तंजीम भी इन्होंने बनाई हैं एक दूसरे के साथ। वो है जुलाई 1964 में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की तीनों ममालिक, ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की ने बाहमी रजामंदी से इलाकाई ताउन बराए तरक्की यानी कि रीजनल कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट की बुनियाद रखी। 1985 में इस तंजीम को दोबारा फ़ाल किया गया, ज़्यादा एक्टिव किया गया और इसका नया नाम इक़्तिसादी ताउन की तंजीम यानी कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। अब ये 10 रुकनी तंजीम है। इस तंजीम के तहत पाकिस्तान तुर्की के दरमियान मौशी ताउन जारी है। तुर्की और पाकिस्तान की तामीराती कंपनियाँ बाहम तरक्याती मनसूबे सरअंजाम दे रही हैं। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी रवाबत भी मजबूत हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि जैसे ही पाकिस्तान बना तुर्की ने उसे तस्लीम किया। सेकंड, जब 1965 की जंग हुई तो उन्होंने उसकी मदद की। थर्ड पर उन्होंने आपस में ताल्लुकात मजबूत करने के लिए तंजीम बनाई जिसे रीजनल कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट का नाम दिया गया। उसको दोबारा फ़ाल करके उसका नया नाम इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रखा गया और कई मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की। और नंबर 4 जो पॉइंट है वो है 2002 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान तुर्की के वज़ारती कमीशन का इजलास मुनक्कद हुआ और मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत हुए। 2005 में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़ल्ज़ले में तुर्की ने पाकिस्तान की दिल खोल कर मदद की। ठीक है, 2002 में क्या हुआ था, इजलास मुनक्किद हुआ था, मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत हुए थे। 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था तुर्की ने उसमें पाकिस्तान की दिल खोल कर मदद की थी।
नंबर 5 में है 2013 में तुर्की के ताउन से लाहौर में लाहौर मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हुआ। लाहौर मेट्रो बस जो सर्विस है आपको पता होना चाहिए कि वो तुर्की के ताउन से हमारे पास आई है। 2013 में ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तुर्की का दौरा किया, जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया गया। ठीक है, ये मेट्रो बस की पिक्चर भी साथ दी गई है। नंबर 6, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2019 में तुर्की का दौरा किया। इस दौरे में तुर्क सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मौजूदा दौर में दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल मीन मोटर गाड़ियाँ, मवासलात यानी कि कम्युनिकेशन और तामीरात समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन जारी है। दोनों ममालिक के हुकाम यानी कि वुज़रा उनके जो होते हैं भी एक दूसरे के ममालिक के दौरे करते रहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। और इसमें जो मसला कश्मीर हमने किया वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 7 और उसको अपने डिटेल से देखना है, उसको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा हमने जो पॉइंट किया है पाकिस्तान की इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, वो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें याद कीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं और तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं, मुश्किल नहीं है। बहुत डिटेल नहीं दी गई, उसमें बहुत सारी डेट्स मेंशन नहीं है, आपके लिए याद करना आसान होगा। लेकिन याद करना तभी आसान होगा जब आप चीज़ों को साथ साथ याद करेंगे। जब आप इस चैप्टर को एक साथ लेकर स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको हम साथ साथ टॉपिक वाइज तैयार करते हैं तो याद रहते हैं, वरना वो टिल एंड एग्जामिनेशन डे तक आपके लिए मुश्किल का सामना आपको करते रहेंगे। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जो आप साथ साथ आपको तैयार करना पड़ेगा, एक साथ आपसे हरगिज़ तैयार नहीं होगा, कभी भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।